पिछले वीडियो में हमने हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत को देखा था कि हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन का सत्यापन। हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन का सत्यापन। ध्यान से देखिए, ये जो है परावर्तक पृष्ठ है। इसके निचले वाले सिरे को हमने पॉलिश करके ऊपर वाला सिरा चमकदार बना दिया। क्या कर दिया? निचले वाले सिरे को पॉलिश करके ऊपर वाला सिरा क्या कर दिया? चमकदार बना दिया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रकाश, मान लीजिए तरंगाग्र किरण पुंज ये यहाँ पे पड़ा, तरंगाग्र निकला और ये पड़ रहा है। अब ध्यान से देखिए, जो इस लेयर का तरंगाग्र है वो इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो तरंगाग्र जो हमारा तरंगाग्र है, तरंगाग्र की दिशा वो ऐसे है। अब ध्यान से देखिए, यदि ये वाला हिस्सा प्रकाश का ये वाला हिस्सा दर्पण पर पड़ा तो इसका मतलब ये परावर्तन होगा इसका। तो ये परावर्तन पढ़ने के पश्चात ये कहाँ चला गया? परावर्तन। ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेंगे कि परावर्तन कोण कितना है, आपतन कोण कितना है? आई है। ठीक। अब ये हिस्सा परावर्तित हो गया, लेकिन अभी ये हिस्सा, ये प्रकाश का ये हिस्सा अभी यहीं पर है। ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा, ये दिखाई, ये तो पृष्ठ पर पड़ ही गया। अब ये पड़ेगा पृष्ठ पर, देखते हैं कब तक पड़ता है। ये यहाँ पर पड़ा। अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से अब इसका परावर्तन होगा। ठीक है। कहां से परावर्तन होगा? यहां से परावर्तन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो अब हम यहां से परावर्तन करेंगे जब ऐसे, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे, यानी कि कहा ये प्रकाश यहाँ पे पड़ा, तो अब भाई ये प्रकाश पुंज पड़ रहा है। जब इसका परावर्तन यहाँ हुआ तो इस वाले हिस्से का परावर्तन भी यहाँ, मतलब यहाँ पर पहुंचेगा। यानी कुल मिलाकर के एक साथ तरंगाग्र हमारा कहाँ मिल रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर लंब डाल देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आती हुई किरणों का तरंगाग्र, ये हुआ जाती हुई किरणों का तरंगाग्र। ठीक। अब चूंकि ये परावर्तन हो रहा है तो हम ये ले लेंगे कि प्रकाश जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? आर है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? आर। ठीक है। ये आई है, ये आर है। यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। यदि हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो ए बी सी, ए बी डी और ए सी डी दो त्रिभुज बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, यदि ये एंगल आई है तो ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा, मान लीजिए लेते हैं थीटा। ठीक है। तो आई प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 90 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 90 डिग्री। और ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। तो थीटा प्लस ये मान लेते हैं, ये क्या है? फाई। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये आई है, ये मान लेते हैं थीटा है। तो आई प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आई प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये थीटा प्लस ये पूरा का पूरा मान लेंगे फाई है, पूरा फाई है। तो यहां तक फाई है, अगर हम थीटा जोड़ देंगे तो ये नॉर्मल वाला हो जाएगा। नॉर्मल एंगल जो है बनाता है 90 डिग्री, पूरा एंगल 90 हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब देखते हैं, चूंकि दोनों बराबर हो जाएंगे, आई प्लस थीटा बराबर थीटा प्लस फाई। ठीक। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, आया आई बराबर फाई। इसका मतलब ये हुआ यहाँ फाई नहीं होगा, ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा आई। इसी प्रकार ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा आर। ठीक है। ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये मेरा उद्देश्य था केवल ये समझाना, ये आई है तो ये वाला एंगल आई कैसे होगा।
ये आर है, तो इसी प्रकार ये वाला भी एंगल आर होगा। ध्यान से देखिए, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी समकोण त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है? समकोण, समकोण त्रिभुज है। जब ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गए तो इसका मतलब देखिए ध्यान से कि ये जो है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बराबर 90 डिग्री, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। और ध्यान से देखिए, जो हमारा ये AC है, AC, AC बराबर BD, कैसे कैसे AC बराबर BD कैसे? ध्यान से देखिए, जितने में किरण यहां से यहां तक पहुंचता है, ध्यान से देखिए, जितने में ये किरण यहां से यहां तक पहुंचता है उतने ही समय में ये किरण यहां पहुंच जाता है। क्योंकि एक बार फिर से, जितने समय में किरण ये वाला यहां भी पहुंचता है, ठीक उतने ही समय में ये वाला किरण यहां भी पहुंचता है। इसका मतलब टाइम सेम ले रहा है। और चूंकि माध्यम एक ही है, तो माध्यम एक ही होने के कारण जब टाइम सेम लग रहा है, वेलोसिटी सेम है, क्योंकि माध्यम एक ही है, वेलोसिटी सेम ही होगी दोनों की। तो जब वेलोसिटी सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो BD बराबर होगा AC के, BD डिस्टेंस AC के बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा? AC इज इक्वल टू BD। एक और चीज देखिए, AD क्या है? AD बराबर AD, ये क्या है? कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। अब जब त्रिभुज जब तीन प्रॉपर्टियों को पालन करने लगे, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये साइड और ये साइड, तो हम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। क्योंकि अब ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा मैथ अप्लाई कर देते हैं इसमें। ये क्या है? ए है, एंगल है, ये एंगल है ए, दिखाई दे रहा है? ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। ये है एंगल यानी ए, एंगल, ये है साइड यानी एस, और इसके बाद जो साइड आ रहा है वो ये आ रहा है। एक ही त्रिभुज में, एक त्रिभुज में देखें तो एंगल, साइड, ये इसके बाद जो है वो साइड ही आएगा। क्योंकि ए एस यस लागू नहीं होता, ए एस यस अप्लाई नहीं होता किसी भी त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए ए एस यस लागू नहीं होता, न एस एस ए लागू होता है। फिलहाल आप लोग मेन टॉपिक को याद रखिए, फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ भी कंफ्यूजन ना हो तो हम बता दे रहे हैं। ये ए यस यस लागू नहीं होता, ए यस यस, लेकिन ध्यान से देखिए, पाइथागोरस ने बोला था कि यदि ये समकोण त्रिभुज है, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर। फिर से, यदि ये समकोण त्रिभुज है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार यदि ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। कहने का मतलब यदि कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो तीसरी बराबर होगी। क्योंकि ए एस यस किसी भी त्रिभुज में लागू नहीं होता, लेकिन समकोण त्रिभुज में लागू होता है, इसलिए ए एस यस नाम बदल के इसका नाम क्या रखते हैं? आर एच एस। क्या नाम रखते हैं? आर एच एस। तो आर एच से बाई आर एच एस, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ए सी डी, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। ये है तो अलग अलग पोजीशन पे, लेकिन दोनों त्रिभुज क्या हो गए? एक जैसे हो गए। अगर दोनों त्रिभुज एक हो गए तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, या संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं
कि ये वाला एंगल यानी बी ए डी बराबर एंगल सी डी ए। कहने का मतलब ये वाला कोण क्या है, ये कोण क्या है, ये आई है, ये क्या है आई है, यहाँ हो जाएगा आई। और ये वाला कोण क्या है, ये कोण क्या है आर है, तो यहाँ हो जाएगा आर, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया। ये परावर्तन नियम का सत्यापन हो गया, किसके माध्यम से, हाइगेन्स के तरंगाग्र सिद्धांत की सहायता से। हम क्या प्रूफ कर दिया कि प्रकाश परावर्तन नियम का पालन करता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगर न समझ में आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, हम हेल्प करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि तरंगाग्र की सहायता से, तरंगाग्र प्रमेय की सहायता से हम किसका सत्यापन करेंगे, प्रकाश अपवर्तन नियम का पालन करता। मान लीजिए कि ये कोई तल है, जो यहाँ पर माध्यम दूसरा है, यहाँ पे माध्यम दूसरा है, यहाँ पे माध्यम है विरल, मान लेते हैं विरल माध्यम है, और ये विरल मतलब विरल, और यहाँ पे सघन माध्यम है। सघन का मतलब क्या हुआ, विरल का मतलब क्या हुआ, विरल मतलब रेयरर और सघन मतलब डेंसर। अब ये माध्यम अलग है, मान लेते हवा है, ये इधर का नीचे का पानी है, यहाँ पे तरंगाग्र आ रहा है, तरंगाग्र क्या हो रहा है, आ रहा है, ऐसे ऐसे पड़ेगा। ठीक है, तरंगाग्र आया। अब तरंगाग्र आया तो अब क्या होगा भाई, क्योंकि माध्यम अलग अलग है तो प्रकाश अंदर जाएगा, परावर्तक पृष्ठ नहीं है तो प्रकाश क्या, मैक्सिमम हिस्सा प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तित होगा। मान लेते हैं अपवर्तन के लिए हम यहाँ पे एंगल खींचेंगे तो प्रकाश अपने मूल पथ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ठीक है, और जितने में हम इस प्रकार से करते हैं, ये भी प्रकाश क्या हो जाएगा, अपने मूल पथ से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जितने में प्रकाश, जितने समय में प्रकाश, हम यहाँ पे यदि लंब खींच दें तो लंब खींचने का मतलब पहले प्रकाश सब एक साथ आ रहा था, लेकिन ये हिस्सा पड़ा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद ये हिस्सा पड़ेगा, फिर ये हिस्सा पड़ेगा, फिर ये हिस्सा पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक लंब खींच दिया, यहां से यहां पर एक लंब खींच दिया। अब ध्यान से देखें कि जितने समय में प्रकाश का ये वाला हिस्सा यहाँ पे जाता है, ठीक उतने ही समय में प्रकाश का ये वाला हिस्सा यहाँ पे चला आता है। सपोज दैट, मान लेते हैं कि प्रकाश जितने समय में ये लास्ट वाला, यानी ये पहले ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, ये सबसे लास्ट में पड़ेगा। लास्ट वाला हिस्सा यहाँ तक जैसे ही आता है तो ये वाला हिस्सा अपवर्तित हो चुका है, तो मान लेते हैं यहाँ पर आता है। अब हम इसको यहाँ ऐसे मिला देंगे तो ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब प्रकाश दोनों एक साथ चलने लगे। ठीक है, यानी समझने के लिए तरंगाग्र क्या हो गया, तरंगाग्र की दिशा है, ये माध्यम में पृष्ठ तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र की दिशा है। ये पहला वाला तरंगाग्र, द्वितीय तरंगाग्र। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है क्योंकि आई, ये एंगल क्या बन रहा है, आई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये आई एंगल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है हम अभी अभी प्रूफ किए हैं, ये हो जाएगा आई। और ठीक यहाँ पर ये एंगल कितना बना रहा है, ये मान लेते हैं आर एंगल बना रहा है, फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, ये आर एंगल बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम नाम देते हैं ए बी सी डी। ध्यान से देखिए, हमने टाइम क्या लिया है, सेम लिया है। टाइम मतलब जितने समय में प्रकाश का ये वाला पार्ट यहाँ आता है, उतने ही समय में प्रकाश ये जो रिफ्रैक्शन जिसका हो चुका है वो यहाँ पे पहुंचता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रकाश का जो वेग है, मान लेते हैं v1 है, और यहाँ पे प्रकाश का वेग क्या है, v2 है। यहाँ पे प्रकाश का वेग क्या है, v1 है, यहाँ पे प्रकाश का वेग क्या है, v2 है। कुल मिला के हम, व्हाट इज माई गोल, अवर गोल टू शो दैट
साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि मेरा मेन एम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि हम साइन आई अपॉन साइन आर प्राप्त करें। देखें क्या होता है। तो साइन आई देखिए, साइन आई जो होगा वो साइन आई क्या होगा, साइन आई बराबर यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी बीसी अपॉन एबी, लंब बटे कर्ण। ठीक है, बीसी अप लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार जो साइन आर होगा वो क्या होगा, साइन आर इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी ये हिस्सा लंब हो जाएगा एडी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा एबी। तो हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है साइन आई अपॉन साइन आर। तो ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो क्या होगा, बीसी अपॉन एबी, बीसी अपॉन एबी अपॉन एडी अपॉन एसी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉरी एबी अपॉन एडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से AB को AB से काट सकते हैं, तो कुल मिला के आया कितना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू BC अपॉन AD, BC अपॉन AD। ठीक है, ध्यान देखिए BC और AD यदि हमें किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, मुझे मिल जाएगा। तो BC क्या है, मान लेते हैं प्रकाश का वेग है v1, प्रकाश का वेग कितना है v1, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम भी t है, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम भी t है, यानी दोनों का समय जो है वो सेम है। ये प्रकाश यहाँ पे पहुंच रहा है टी समय में, ये प्रकाश उतने ही समय में यहाँ पहुंच रहा है मान लेते टी समय में, दोनों का समय क्या है, सेम है। यदि प्रकाश का वेग v1 है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का समय t है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी, क्या हो जाएगा v1 इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं v1 इंटू टी। ठीक इसी प्रकार एडी है, चूंकि जो प्रकाश है वो दूसरे माध्यम में जा रहा है, और जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन हम समय क्या लिए हैं, सेम लिए हैं। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि प्रकाश की वेलोसिटी v2 है और यहां से यहां तक पहुंचने का समय भाई सेम लिए तो t ले सकते हैं। एडी कैसे निकलेगा, जब हम v1 v2 में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जब स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड क्या है v2 और टाइम क्या है t, तो हम t से t काट सकते हैं क्योंकि सब सेम है। तो यहाँ पे जो आएगा साइन आई अपॉन साइन आर वो क्या आ रहा है v1 अपॉन v2। ठीक है, एक नई बात सामने आ गई। कुल मिला के हमें क्या प्रूफ करना था कि देखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट आता है कि नहीं, कांस्टेंट तो आया, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर v1 अपॉन v2 आ गया। जो हमने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा था वो केवल यही पढ़ा था, स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर ही पढ़ा था, कांस्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी आई को कुछ भी ले लें, आर इस प्रकार अपने आप को एडजस्ट करता है कि उसकी वैल्यू यानी भाग देने पर जो आएगा वो हमेशा बराबर आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि कांस्टेंट तो आ रहा है, लेकिन किसका भाग देने पर कांस्टेंट आ रहा है, वेलोसिटी का भाग देने पर। यानी जो वेलोसिटी माध्यम 1 में है, यदि माध्यम 2 के वेलोसिटी का भाग दे दिया जाए तो मुझे क्या प्राप्त मिलेगा, वही प्राप्त मिलेगा जो साइन आई अपॉन साइन आर से मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक नया चीज जुड़ गया कि हम किसी माध्यम का साइन आई अपॉन साइन आर मतलब अपवर्तनांक कैसे निकाल सकते हैं, v1 अपॉन v2, यानी दूसरे माध्यम का, यानी ये क्या होगा, ये क्या होगा 1 म्यू 2, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष मिल जाएगा। फिर से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष मिल जाएगा। और अगर आपको एंगल नहीं दिया है, केवल ये दिया है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, यदि वेलोसिटी मालूम है तो क्या करेंगे, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे
दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तन में हम केवल साइन आई अपन साइन आर बराबर 1/2 पढ़े थे, लेकिन एक नया चीज आ गया, इन्होंने प्रूव तो किया अपवर्तन नियम, भाई सत्यापन तो किया, लेकिन एक नया चीज मिल गया, क्या मिल गया, V1/V2 से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।